Hi guys, this is my namaskar to all of you. I am Anjali Kashyap from Polity Sunshine. आज हम फेडरलिज्म का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 फेडरलिज्म के हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फेडरलिज्म का कंसेप्ट और उसका डिफ़ाइन किया। सेकंड पार्ट में हमने फेडरलिज्म के फीचर्स के बारे में बात की। थर्ड पार्ट में हम फेडरलिज्म के टाइप की बात करेंगे कि फेडरलिज्म के टाइप कितने होते हैं और इंडिया में फेडरलिज्म का कौन सा टाइप जो है वो फॉलो किया जाता है। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं लेसन। देखिए लिखा है द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ द पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। मीन्स जो एग्जैक्ट बैलेंस है पावर का, जो देखिए मेन फीचर क्या है फेडरलिज्म का। फर्स्ट फीचर यही कहता है कि फेडरलिज्म में दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट के टीयर्स होंगे, लेवल होंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि जो एग्जैक्ट बैलेंस है पावर का ये अलग अलग होता है। वन फेडरेशन टू अनदर फेडरेशन, इट मीन्स कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री का जो फेडरेशन होता है, फेडरलिज्म फॉलो किया जाता है, वो अलग अलग होता है। कहीं पर ऐसा हो सकता है कि स्टेट को ज़्यादा पावर हो, सेंट्रल को कम हो। किसी देश में ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल को ज़्यादा पावर दे रखी है, स्टेट्स को कम हो, जैसे कि इंडिया में। कहीं पर ऐसा हो सकता है कि दोनों को इक्वल पावर दे रखी हो। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि जो एग्जैक्ट बैलेंस होता है पावर का सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो अलग अलग होता है। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म। एक्चुअली जो ये बैलेंस है, ये मतलब किसी जैसे फेडरलिज्म में, फेडरेशन में, किसी भी देश में अगर सेंट्रल को ज़्यादा पावर दे रहे हैं, स्टेट को कम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वहाँ पर काम कर रहा होगा। मतलब उनके देश की हिस्ट्री कुछ इस तरीके की रही होगी कि वहाँ पर सेंट्रल को ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत समझी गई होगी। तो कहीं ना जो ये देशों का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो ये इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि किसी भी देश में सेंट्रल को ज़्यादा पावर दी गई है या नहीं दी गई है, या फिर इक्वल पावर दी गई है, या फिर स्टेट को ज़्यादा पावर दी गई है। चलिए देखते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ द रूट्स थ्रू विच द फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। दो तरीके के फेडरेशन होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट बाय पूलिंग सोवरेंटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। देखिए क्या कह रहे हैं, जो फर्स्ट रूट है इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए अलग अलग सारे स्टेट्स हैं, ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट, डी स्टेट, ई स्टेट, एफ स्टेट, ऐसे बड़े सारे स्टेट हैं। ठीक, तो हर एक स्टेट की अपनी आइडेंटिटी है, अपना कल्चर है, और हर एक स्टेट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन इतनी भी पावरफुल नहीं है, एक स्टेट इतना भी पावरफुल नहीं है कि अगर कोई दूसरा देश जो है बाहरी आक्रमण होता है उसके ऊपर, ठीक है, आउटसाइड से कोई भी अटैक होता है, तो वो अपने आप को सिक्योर कर सके। इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं, लेकिन हाँ शक्तिशाली है। तो ऐसे में क्या हुआ, सभी स्टेट ने एक ज़रूरत समझी। क्या समझी कि सभी के सभी जो होते हैं हम एक हो जाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम एक ग्रुप बना लेंगे तो उससे ये होगा कि बाहर वालों के लिए हम शक्तिशाली होंगे, हम पे अटैक करना मुश्किल होगा। ठीक, लेकिन अगर हम इसी ग्रुप से अलग रहते हैं, बेशक हम कितने भी पावरफुल क्यों नहीं हो, हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे, जो शक्तिशाली स्टेट थे, उन्होंने अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने को सेव करने के लिए एक ग्रुप बना लिया ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। फर्स्ट, सेकंड, अपनी आइडेंटिटी को बनाए रख सकें, जो उनका अपना अलग से कल्चर है, ठीक है, वो जो है वो बना रहे। तीसरी चीज़ सोवरेंटी। उनकी सोवरेंटी का मतलब होता है कि जब वो देखो फ्री हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन साथ ही वो ग्रुप में इसलिए आना चाहते थे कि उनको प्रोटेक्शन मिले, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि उनकी जो सोवरेंटी है, सोवरेंटी का मतलब होता है कि जब आप इंटरनल और एक्सटर्नली फ्री होते हैं डिसीजन लेने के लिए, कोई भी बाहरी देश या इंटरनल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंसान आपके जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसके ऊपर कोई प्रेशर या दबाव ना बना सके। तो ये चाहते थे कि हमारी प्रोटेक्शन भी हो। दूसरा, ये चाहते थे हमारी आइडेंटिटी बनी रहे। तीसरा, हमारी जो सोवरेंटी की पावर है, जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो भी बना रहे। तो इसीलिए क्या हुआ, ये देश अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, ये स्टेट जो थे इंडिपेंडेंट स्टेट, अपनी मर्ज़ी से इन्होंने एक ग्रुप बना लिया। एक ये जो ग्रुप कहलाया गया, एक कंट्री कहलाया गया ये वाला। ठीक है, चलिए, तो इस वाला जो ग्रुप होता है, ये इस तरीके का जो फेडरेशन होता है, इसे हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन।
ये साथ में आए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए और अपनी सॉवरेनिटी को बनाए रखने के लिए। ठीक है, इसे हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ये वाला जो फेडरेशन है वो भी कई देशों में फॉलो होता है। मेन एग्जाम्पल हैं इसके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में आमतौर पर स्टेट के पास भी इक्वल पावर होती है जितना कि आपके सेंट्रल पावर होती है। फेडरेशन जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर होती है। ठीक है, तो कमिंग टुगेदर में जो इंडिपेंडेंट शक्तिशाली स्टेट होते हैं अपनी मर्ज़ी से वो एक ग्रुप बनाते हैं ताकि उनकी आइडेंटिटी बनी रहे, ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले बाहरी आक्रमण से, साथ ही साथ उनकी जो सॉवरेनिटी की जो पावर है, डिसीजन लेने की जो पावर है वो भी बनी रहे। इस तरीके का प्रिंसिपल, इस तरीके का फेडरेशन हमारे 3 देशों में फॉलो होता है। एक तरीके से होता कई देशों में है। मेन एग्जांपल देख लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। थर्ड, इसी के अंदर कमिंग टुगेदर फेडरेशन का फीचर है कि यहाँ पे जो पावर होती है स्टेट एंड आपका जो सेंटर है उसमें बराबर बराबर पावर होती है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दूसरा फेडरेशन हम करने जा रहे हैं वो है हमारा सेकेंड है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक, चलिए करते हैं। The second route is where a large country decide to divide its power between the constituent states and the national government. इसमें क्या होता है सेकंड वाले उस फेडरेशन में, जिसे हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का नाम देते हैं, इसमें ये होता है कि कंट्री जो है वो ये डिसाइड करती है कि मेरी जो पावर हैं वो कितनी सेंट्रल के पास जाएंगी और कितनी स्टेट के पास जाएंगी। ठीक है, इसे कहते हैं हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल को पावर दे रहा है, स्टेट को पावर दे रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी पावर सेंट्रल को दे रहा है और कितनी पावर स्टेट को दे रहा है। अमूमन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो होता है बेटा, इसमें जो पावर होती है वो सेंट्रल को ज़्यादा दी जाती है, स्टेट को कम दी जाती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो इंडिया में फेडरलिज्म का प्रिंसिपल फॉलो होता है। बिल्कुल सही, फेडरलिज्म जैसा वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, वहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड जो है वो यूज़ किया जा रहा है। 1 वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। तो और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सेंट्रल को ज़्यादा पावर दी है, स्टेट को कम दी है। तीसरी चीज़ ये, जब स्टेट के ऊपर पावर की बात आई, स्टेट में पावर को डिवाइड करा गया तो भारत के कुछ स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर दी गई है, जैसे कि दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर को, अब नहीं। ठीक, और भारत के कुछ ईस्टर्न स्टेट है उनको दी गई ताकि उनकी जो जोग्राफिकल कंडीशन होती है या इंटरनल कंडीशन है उससे वो लड़ सकें, उससे इसीलिए उनको ज़्यादा पावर दी गई है। तो होल्डिंग टुगेदर में 2 चीज़ें होती हैं। पहली तो ये कि सेंट्रल और स्टेट में पावर जो होती है वो अनइक्वल डिवाइड होती है। दूसरी चीज़ ये कि स्टेट के अंदर पावर भी जो होती है ना वो भी अनइक्वल डिवाइडेड है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या करें। द सेकेंड रूट इज़ वेयर द लार्ज कंट्री जो है वो डिसाइड करती है पावर को डिवाइड करना कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स, अपने स्टेट्स में और अपनी नेशनल गवर्नमेंट में। इंडिया, स्पेन और बेल्जियम इसके गुड एग्जाम्पल हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के। सेकेंड कैटेगरी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट से। भारत में भी सेंट्रल, आगे जाके पढ़ेंगे कि सेंट्रल पावर को, यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है अगर हम कंपेयर करते हैं स्टेट से। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, ऊपर हमने यही पढ़ा था पहले कि जो बैलेंस होता है पावर का बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट में वो अलग अलग होता है वन फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन में। क्यों होता है? कहीं ना कहीं उनका अपना हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट होता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट का मतलब कहीं ना कहीं उनका इतिहास रहा होता है, ऐतिहासिक कारण होते हैं कि क्यों हम सेंट्रल को ज़्यादा पावर दे रहे हैं, स्टेट को कम दे रहे हैं। भारत में भी ऐसा हुआ है कि जब जब भारत के अंदर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट वीक रही है, मतलब कि स्टेट को ज़्यादा पावर दी है। जैसे क्या होता था इंडिया के अंदर, बिफोर इंडिपेंडेंस जाइए जब इंडिया थी तो उसमें क्या होता था, जो छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग राज्य थे हमारे, अलग अलग स्टेट में। और ऐसे में क्या हुआ कि जैसे कोई बाहरी आक्रमण होता था किसी स्टेट के ऊपर, राज्य के ऊपर, तो दूसरा स्टेट जो होता था वो उससे लड़ने नहीं आता था। मतलब वो कहता था मेरे ऊपर थोड़ी ना एक तरीके से अटैक हुआ है,
तो आपस में फूट पड़ी हुई थी राजाओं में, अपने अपने स्टेट के बारे में सोच रहे थे, वो पूरे देश के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो एक इस तरीके से देश जो है वो वीक होता चला गया। कभी एक स्टेट पे अटैक हो रहा है, उसे वीक किया जा रहा है, दूसरा हेल्प के लिए नहीं आ रहा, दूसरे पे हो रहा है तो पहले वाला हेल्प में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसने मेरी कभी हेल्प नहीं करी। देखते ही देखते क्या हुआ, अपने स्टेट के चक्कर में पूरे देश पे जो है वो एक तरीके से अटैक होने लगे, कब्जे होने लगे। तो कहीं ना कहीं किसी भी देश का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो एक मेन जो पर्पस है, वो एक मेन रोल प्ले कर रहा है कि आज के टाइम पर फेडरलिज्म में स्टेट को ज़्यादा पावर दी जाए या नहीं दी जाए, सेंटर को ज़्यादा पावर दी जाए या नहीं दी जाए। तो इंडिया का जो ऐतिहासिक रीज़न है वो यही है कि जब थोड़ा सा स्टेट्स को पावर ज़्यादा मिली है तो स्टेट्स ने अपने बारे में सोचा, पूरे देश के बारे में नहीं सोचा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, देखिए पावर देना भी ज़रूरी था स्टेट्स को, क्योंकि हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी बहुत है। मतलब रीजन की डाइवर्सिटी ले लीजिए, लोग के कल्चर की डाइवर्सिटी ले लीजिए, उसको बनाए रखना भी ज़रूरी था। लैंग्वेज की डाइवर्सिटी को, कल्चर की डाइवर्सिटी को, इन चीज़ों को बनाए रखना ज़रूरी था। इसलिए पावर को डिवाइड करना भी ज़रूरी समझा गया। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा गया कि अभी आगे जाके पढ़ेंगे कि जिसमें पूरे देश की रक्षा हो सके, पूरे देश को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जने को दी जाए। उसे हमने दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को हमने दी। चलिए आगे पढ़ेंगे, वो तो एक बार इसी को रिकॉल करते हैं। द सेकेंड रूट जो है इज़ वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड करती है अपनी पावर को डिवाइड करना स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम एक अच्छे एग्जाम्पल हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के। इन दिस सेकेंड कैटेगरी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट से, और वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स जो है फेडरेशन की, मतलब अलग अलग स्टेट जो है जिनके पास पावर है उनमें भी अनइक्वल पावर है। जैसे भारत में कुछ स्टेट्स को ज़्यादा पावर दी गई थी, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को ज़्यादा पावर दी गई थी, ठीक है, और भारत की कुछ ईस्टर्न स्टेट है उनको भी ज़्यादा पावर दी जाती है। दूसरी चीज़, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। वही चीज़ बोल रहे हैं कि कुछ यूनिट्स को, कुछ स्टेट को ज़्यादा अच्छी पावर दी जाती है, ताकि अपनी जोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको पावर दी गई है, उनकी जो इंटरनल कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग उनको ज़्यादा पावर दी गई है, उससे वो कोप अप कर सकें। तो दो तरीके के फेडरेशन पढ़े गाइस हमने, एक हमारा फेडरेशन है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और दूसरा है हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंडिपेंडेंट स्टेट अपनी मर्ज़ी से है, एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए, अपनी सॉवरेनिटी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि अकेले हम कितने भी शक्तिशाली क्यों नहीं हैं, लेकिन बाहरी आक्रमण से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल यूएसए, जहाँ पर जितने उनके जो राज्य हैं 50 से 52 राज्य हैं उनके, तो सारे के सारे एक हुए, अपने आप को एक मजबूत फेडरेशन में बनाया, ठीक है। वहाँ पर स्टेट को भी इक्वल पावर है, सेंट्रल को भी इक्वल पावर है। बात आती है जब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की, जो कि इंडिया में फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कंट्री है वो डिवाइड करती है कि मैं कितनी पावर सेंट्रल को दूँगी, कितनी पावर स्टेट को दूँगी, क्योंकि जो हमारा देश है उसमें सेंट्रल को थोड़ा सा शक्तिशाली बनाया गया है, ताकि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी या बाहरी आक्रमण होता है तो वहाँ पर देश की रक्षा की जा सके। यहाँ पर जो पावर दी जाती है सेंटर को ज़्यादा, स्टेट को कम। साथ ही साथ जब स्टेट को पावर दी जाती है तो वो भी अनइक्वल होती है, कुछ स्टेट्स को ज़्यादा पावर दी गई है, कुछ स्टेट्स को कम दी गई है, ठीक है। ये था हमारा दो तरीके का फेडरेशन जो हमने आज पढ़ा। गाइज़, इस टॉपिक को लेके अगर आपको कोई भी इशू है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम करने जा रहे हैं व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, ठीक है। हाँ, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, ये हम 4th वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।